नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। ये इसका पार्ट 8 है, जिसमें हम इसके अंतर्गत वानिकी देखेंगे। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में साथ में ही आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो इसके पहले जितने भी चैप्टर कंप्लीट हमने किया है उसको जाके आप देख लें। और उम्मीद करती हूँ 26 तारीख का जो एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने दिया है वो बहुत अच्छे से लिखे होंगे। और पेपर मैंने देखा, पेपर काफ़ी अच्छा आया था। साथ में ही इसमें इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन, और उसको हम अलग से देखेंगे, अलग से वीडियो इसके लिए। छत्तीसगढ़ में वानिकी। अब छत्तीसगढ़ में वानिकी के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएसडीपी में इसकी क्या भागीदारी है और वृद्धि प्रतिशत क्या है। क्योंकि पूरा सब चीज़ को, सभी वर्ष को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जो वर्तमान है उसको हम याद कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हमको देखना पड़ेगा ही इसमें। वानिकी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण, और इसमें हमने आधार वर्ष क्या लिया है, स्थिर भाव पर 2011-12। तो हम देखते हैं 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और अभी करेंट का 2020-21। तो इसमें सबसे पहले वृद्धि प्रतिशत देखते हैं। वृद्धि प्रतिशत में देखिए इसमें किस वर्ष नकारात्मक था और किस वर्ष सकारात्मक था, पॉजिटिव में था, उसको ध्यान में रखना है। जैसे हम देख रहे हैं 2014-15 में वैल्यू कितना था, 25% था। उसके बाद 15-16 में एकदम से नीचे चला गया। उसके बाद 16-17 में थोड़ा सा वृद्धि हुआ, फिर 17-18 में फिर से नीचे चला गया, और 18-19 में जो था उससे भी और नीचे चला गया। फिर 19-20 में वृद्धि हुआ, अभी फिर नीचे चला गया। तो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि जो वृद्धि प्रतिशत है उसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, जाहिर सी बात देखने के लिए मिल ही रहा है। और इसमें सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि कब मिला है, 2017-18 में देखने को मिला है। 18-19 में भी है और 20-21 में है, लेकिन सर्वाधिक नकारात्मक आपको देखने के लिए मिल रहा है 2017-18 में। तो 2017-18 को आप याद रखेंगे। वानिकी का 2017-18, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हर चीज़ को याद, तो क्या होता है, याद नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने सारे चीज़ हैं। तो इसको आप बार बार देखेंगे और किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखेंगे कि 2017-18 में वानिकी से आप किस तरीके से कोई चीज़ को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हिस्सा प्रतिशत को देखेंगे तो अभी इसमें तो आप वर्तमान का याद रखें। वर्तमान का कितना है, 2.73, और वैल्यू आप इसको याद रखना है। बाकी को वैल्यू को आप याद नहीं रखना है, क्योंकि सभी वैल्यू को हम याद नहीं कर सकते। हिस्सा प्रतिशत कितना है, जितना भी आपका जीएसडीपी है उसमें आपका योगदान वानिकी से हमको कितना मिलता है, जो भी हमारा जीएसडीपी है उसमें 2.73% आपका वानिकी से हमको मिलता है राजस्व, है ना। ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अभी हमने देखा ऋणात्मक वृद्धि, एक तो 17-18, 18-19 लगातार हुआ है, फिर अभी वर्तमान 20-21। सभी अभी जो 20-21 है उसमें सभी में अब जान रहे हैं कोरोना की वजह से नकारात्मक ही गया है। उसके बाद हिस्सा प्रतिशत में योगदान क्या है, उच्चावच है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है आपका प्रतिशत में देखेंगे तो 44.21%। क्योंकि जो रिपोर्ट है ये आपका 2019 का जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वन रिपोर्ट है उसके आधार पर ही है। क्योंकि भारत सरकार क्या करता है, हर 2 वर्ष में नया वन रिपोर्ट जारी करता है। 2019 में था तो 20 और 21, 2021 में हमको नया रिपोर्ट मिलेगा। हो सकता है एग्ज़ाम के पहले रिपोर्ट जारी कर दिया जाए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आता है नया रिपोर्ट तो उसको हम अलग से क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमारे पास अभी नया कोई अपडेट नहीं है, तो जो अपडेट हम आर्थिक सर्वेक्षण में लेके चल रहे हैं उसी को मान के चलते हैं। अगर नया कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अलग से उसको बता दूंगी, ठीक है। तो आपका प्रतिशत में 44.21%, क्षेत्रफल में हम देखेंगे तो 59,772 ये कुल है, टोटल है। अब इसमें से क्या है, हमको देखना है आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और
अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन का प्रतिशत कितना है? तो 43.13 43.13%, और संरक्षित वन का है 40.22%, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है 16.65%। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। हम एक मतलब जैसे आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, तो इसमें आरक्षित और संरक्षित वन में दोनों में आप दोनों 40-40 है, एक 43 है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? अवर्गीकृत वन है, ये तो कम ही है, तो इसको अलग से मतलब याद आ ही जाएगा। हम कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं। तो देखिए ए क्या है, इसका अ से शुरू हो रहा है ना, अ से शुरू हो रहा है, तो ए क्या रहेगा? उसके बाद ये स से शुरू हो रहा है, तो बाद में आएगा। तो इसका ये मान के चलिए जो स्टार्टिंग है वैल्यू है वो ज़्यादा है, 43 है। बस ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना करके इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम जानते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमको सिलेक्शन लेना है ना, तो एकदम कोई भी चीज़ है उसको एकदम सॉलिड याद रखना है, कन्फ्यूज़न तो रखना ही नहीं है। इसीलिए हर चीज़ को चाहे वो कितना भी इजी हो अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। किसी चीज़ से जोड़ के याद रखेंगे ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और वो कन्फ्यूज़ भी नहीं करेगा। ठीक है, वनों का क्षेत्रफल देखें, उसी को हम देखते हैं। अगर वनों का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसमें भी क्या है, क्या होता है, जैसे एक वन है तो वन का एक तो कोर जोन होगा जहाँ पर जो वृक्ष है वो सघन है, बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद बाहरी क्षेत्र तक जहाँ तक आवरण है, कवर है, तो वहाँ पर छिटपुट वन है, उतना सघन नहीं होता है। तो उसी के हिसाब से इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो आपका ये कोर जोन है और दूसरा आवरण है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सघनता कम होगी। तो अगर इसी को लेंगे तो इसका वैल्यू अलग रहेगा, और यहाँ तक लेंगे इसका वैल्यू अलग रहेगा। इन सबको मिला देंगे हम तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को बताना चाह रहा है। वनों का क्षेत्रफल है 55,611 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, जो आवरण है जहाँ जो आउटर जोन है वहाँ तक, तो ये है 4248 किलोमीटर। 42 दोनों में 4 है, 48 ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुल वन देखेंगे तो टोटल को हम जोड़ देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। और हम प्रतिशत देखेंगे तो प्रतिशत कितना है, 44.21, 44.21%। और ये जो टोटल वन है वो भारत के कुल वनों का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है, तो भारत के कुल वनों का ये 7.40% है। मतलब भारत में जो टोटल वन है उसका 7% कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो वैल्यू को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम राज्यों का जो स्थिति है वन रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसको देखेंगे। राज्यों के रिकॉर्डेड वन में राज्यों का क्रम देखेंगे कि जो स्थिति है कौन पहले नंबर पे है। तो अगर हम राज्य देख लेते हैं, वन, उसके बाद प्रतिशत और क्षेत्रफल और वन आवरण के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। मध्य प्रदेश आपका इसमें पहले नंबर पे है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है, बाकी सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको छत्तीसगढ़ का केवल याद रखना है। ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू हमने बाकी का भी लिया है। तो इसमें हमने देखा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एम से शुरू हो रहा है, एम फिर ओ, उसके बाद सी, फिर ए लास्ट में आ रहा है ना, MMOCA ऐसे कुछ भी ट्रिक बना करके आपको उसको याद कर लेंगे, MMOCA। तो दो फाइनल तो हम नीचे वाला को याद करना है। तो ये कुल वनों के हिसाब से है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। अब परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं, तो परसेंटेज में जैसे आपको मध्य प्रदेश कितना परसेंट है, जो भी उसका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से है ना, जो क्षेत्रफल है उसमें उसके हिसाब से ये 30% है, महाराष्ट्र का 20% है, उड़ीसा का 39%, छत्तीसगढ़ का 44.21, अरुणाचल प्रदेश का 61.31। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर किया हुआ है आपका स्टेट का, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थान, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से और वन आवरण के हिसाब से। तो सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ का स्थिति जानना है, उसके बाद बाकी राज्यों की, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से बनने वाला है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ है वो चौथे नंबर पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है, और वन आवरण की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे है। तो कौन कौन से स्थिति, मध्य प्रदेश है,
पहले नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरा आपका क्या है महाराष्ट्र, तीसरे में आपका उड़ीसा, चौथा में आपका छत्तीसगढ़, पाँचवा में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पर वैल्यू हम क्षेत्रफल के लिए जो टोटल 1 का आपका एरिया है उसको हमने देखा है, तो ये घटते क्रम में ही आ रहा है ना, उसके लिए वैल्यू को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद वन आवरण के लिए देखेंगे, तो वन आवरण के लिए हमने इसके पहले छत्तीसगढ़ के लिए वैल्यू निकाला था, जिसमें 2 वैल्यू हमको मिला था, एक तो कोर जोन के लिए, दूसरा वन आवरण के हिसाब से। तो अब हम वन आवरण के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम इसका स्थान क्या है मिलता है हमको, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान। इसमें आगे के 2 राज्य कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए वन क्षेत्र, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्षेत्रफल और वन आवरण ऐसे याद किए हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर दे देता है, फिर वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आवरण, आवरण मतलब कोई भी चीज़ का आवरण है ना, तो आवरण को इसको हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश में कवर कर सकते हैं, कवर है ना। तो ऐसे करके आप याद कर रखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो एरिया और कवर में। इसमें कवर है और ये एरिया है। तो हमने इसमें देखा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये ऊपर का गलती से लिखा गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वनावरण। वनावरण में तीसरा स्थान है, तो पहले में कौन है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। हमने इसके लिए पहले वैल्यू देखा था, ये है 5561। वन आवरण के हिसाब से, वन आवरण के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, पहले में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में छत्तीसगढ़, चौथे में उड़ीसा और पाँचवें में महाराष्ट्र। ठीक है, ये दोनों को आपको अच्छे से याद करना है, चाहे इसके लिए कुछ ट्रिक अपने हिसाब से बना लीजिए। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, और प्रतिशत के आधार पर भी देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है। तो एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे कहाँ पर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है ऐसे राज्य जहाँ पे प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, वन क्षेत्रफल में और प्रतिशत में, दोनों अलग अलग। ये आपको प्रतिशत में है, ये क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, एक तो हमने 2 डाटा याद रखा, एक तो कर्नाटक है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। उसके बाद अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है आपका, वृद्धि हुआ है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। ये आप इसको और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई मई 2001 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में। और गठन के समय, उस समय 4 परियोजना मंडल था, लेकिन वर्तमान में क्या है 9 परियोजना मंडल है, जिसमें से 3 औद्योगिक परियोजना मंडल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा और बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसको देख लेते हैं। जब गठन हुआ, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई, मई 2001 को, मुख्यालय रायपुर में है। जब गठन किया गया उस समय केवल 4 परियोजना मंडल थे, अभी वर्तमान में 9 हैं और 9 में से 3 क्या है औद्योगिक हैं। तो वन वृत्त, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे वन वृत्त है, फिर वन परियोजना मंडल, और वन परियोजना मंडल में भी कौन से 3 से औद्योगिक परियोजना मंडल है, उसके बाद क्षेत्रीय वन मंडल है। इनकी संख्या आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संख्या पूछता है कि वन वृत्त कौन कौन से हैं, संख्या कितनी है, और वन परियोजना मंडल कौन कौन से हैं। तो जगह का नाम भी याद रखना जरूरी है। जैसे वन वृत्त है आपका बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। आपका देखिए ऊपर का जो सरगुजा संभाग का मेन मुख्यालय आपका सरगुजा हो गया। उसके बाद बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो बिलासपुर संभाग का बिलासपुर हो गया। अब आते हैं दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग का दुर्ग हो गया। उसके बाद रायपुर संभाग का रायपुर हो गया। अब बस्तर संभाग का एक तो जगदलपुर हो गया मुख्यालय और एक कांकेर है ना, उत्तरी बस्तर का जाता है। तो बस्तर संभाग में 2 आपका जिला इसके अंतर्गत शामिल है। बाकी जितने भी संभाग हैं, संभाग मुख्यालय वन वृत्त के अंतर्गत आता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद वन परियोजना मंडल 9 है। वन परियोजना मंडल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे आपका ऊपर से ही शुरू करते हैं। आपका अंबिकापुर, अंबिकापुर कौन सा, सरगुजा। बिलासपुर संभाग कोटा। उसके बाद बिलासपुर संभाग में ही कबीरधाम का कवर्धा। और उसके बाद दुर्ग संभाग का राजनांदगांव, जिसका है का पाना बरत। और रायपुर संभाग का बारनाओपारा। और बस्तर संभाग में भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ उसका, जगदलपुर भानु प्रतापपुर के अंतर्गत अंतागढ़। उसके बाद 3 आपके औद्योगिक जो परियोजना मंडल हैं कौन कौन से हैं, जगदलपुर है, रायगढ़ और कोरबा।
आपका बिलासपुर संभाग का 2, रायगढ़ और कोरबा, और बस्तर संभाग से 1 है औद्योगिक परियोजना मंडल में अंतर्गत शामिल जगदलपुर। और उसके बाद क्षेत्रीय वन मंडल की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय वन मंडलों की संख्या है 34। तो इसमें आपको कितना याद रखना है? वन वृत्त 6 है, मंडल आपका 9 है और वन मंडल 34। लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित जो राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीय वनोत्पाद के उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए अलग से एक सहकारी संघ भी बनाया गया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, या कहें कि जो लघु वन उपज है उनको क्या करता है? खरीदता है। तो वर्तमान में भी हमारे पास कितना है छत्तीसगढ़ में? 52 लघु वन उपज है जिसको गवर्नमेंट लेता है। और इसमें स्पेशली आपका आ जाता है जिसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, हरा सोना तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता का भी वर्तमान में समर्थन मूल्य पे लिया जाता है। तो उसके लिए वैल्यू क्या है, कितने पे लिया जाता है पर बोरा? आपका 4000 है एक मानक बोरा का मूल्य। और एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? 50,000 होते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज कौन कौन से हैं? राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज में 3 है। एक तो तेंदुपत्ता है, दूसरा है धावड़ा गोंद है और तीसरा है कुल्लू गोंद। ये 3 नाम याद रखना है। और तेंदुपत्ता का वर्तमान में क्या स्थिति है, उत्पादन क्या है, कितना लाख है, ये क्योंकि तेंदुपत्ता हमेशा क्वेश्चन में आता ही है तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको देख लेते हैं। तेंदुपत्ता जैसे 2019-20 में आपका 15 लाख के आसपास इसका किया गया था उत्पादन, 15,01,218। तो मोटा मोटा आप 15 लाख भी याद करते हैं तो क्वेश्चन का सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2020-21 में अभी 9.7 लाख उत्पादन हुआ है। कब तक का है ये? सितंबर तक का रिपोर्ट है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। अन्य और महत्वपूर्ण तत्व इस टॉपिक से संबंधित अगर देखें तो राज्य में लगभग 50% गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। 50% जो गांव हैं वनों की सीमा के 5 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत आते हैं। वानिकी कार्य से प्रतिवर्ष 7 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाता है। उसके बाद है बिगड़े वनों को सुधार के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो बिगड़े वनों का सुधार वाला है, भले ही आपके इसमें पीएससी के क्वेश्चन में ना आए, लेकिन जो एसीएफ का एग्जाम है उसमें इस टाइप क्वेश्चन उठा सकता है कि बिगड़े वनों के अंतर्गत किनको रखा जाता है। तो बिगड़े वन मतलब 30% तक का घनत्व और होना चाहिए और उसमें 0.4 से कम हो। घनत्व आपका 30% हो और 0.4 से कम हो तो ये बिगड़े वनों की श्रेणी में आते हैं। और अभी क्या कर रहा है जो राज्य सरकार है, इस प्रकार के वनों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। साथ में इसमें और भी है, बांस से संबंधित है, उसको भी क्योंकि भी सरकार क्या कर दिया है, बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटा करके ग्रास की श्रेणी में ले आया। तो बिगड़े वनों का सुधार, ये आज का ये टॉपिक हो गया है। इसमें इतना महत्वपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो इसको बाद में अलग से मैं बता दूंगी। और किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए हम बस इसको इतना ही देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम आपके 2-4 फ्रेंड जो इससे जुड़े हुए हैं तैयारी से, वहाँ तक आप अपना प्रयास कीजिए उन तक के वीडियो पहुँचाने का, शेयर करने का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।